स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी फिल्म जिसका नाम है अंडर द हॉथॉर्न ट्री। और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सुंदर है। थैंक यू जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था। कहानी होती है 1966 की चाइना की, जहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है और पूरी तरह से देश दो पार्टियों में बट गया होता है। अब यहाँ से हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ से टीचर कुछ स्कूल के बच्चों को लेकर एक गाँव में आए हुए हैं ताकि यहाँ पर वो अपनी स्टडी को एक अलग रूप दे सके। बस स्टैंड पर आकर गाँव के लीडर से मिलते हैं। गांव के लीडर इनको गांव की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यही रास्ते में इनको एक पेड़ दिखाई पड़ता है। ये हॉथॉर्न का ट्री होता है। ऐसा बताया जाता है कि 100 साल पहले चाइना जापान वॉर के दौरान चाइना आर्मी को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। फिर सब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट को गांव में ले जाकर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सब अलग अलग चले जाते हैं। यहीं पर एक 17 साल की लड़की होती है जिसका नाम जिंग होता है। ये अकेली बच गई है। लीडर कहते हैं कि चलो तुम मेरे घर रहो। लीडर अपनी फैमिली से मिलवाते हैं इसको लाकर। इनकी फैमिली बहुत अच्छी होती है। इनके कुछ बच्चे भी हैं और एक बेटी जो है इनकी सिटी में चली गई होती है रहने के लिए, तो उसका रूम अक्सर खाली पड़ा रहता है, इसलिए जिंग को ये रूम दे दिया जाता है। और यहीं पर लीडर के घर में एक सन नाम का लड़का भी आजकल रहता है। हालांकि इसका घर नहीं है यहाँ पर, वो कहीं और का है, बट काम के सिलसिले में वो यहीं पर रहता है। यहाँ पर सन और जिंग पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। रात को जब खाना खाने का टाइम होता है तो लीडर की वाइफ जिंग से कहती है कि जाओ सन को बुला कर लिया। और ये जब उसको बुलाने जाती है तो घर आते हुए दोनों में बातें होने लगती है। सन इसे सब कुछ पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम करती क्या हो और कहाँ से आई हो, और कहता है कि उस हॉथॉर्न ट्री पर जब फ्लावर्स आ जाएंगे ना तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलूंगा। जिंग सबसे यहाँ पर मिलती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सन और जिंग की अच्छी दोस्ती भी हो गई होती है। जिंग बताती है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके टीचर बनना है और इसलिए मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। और कुछ दिन बाद सन अचानक गायब हो जाता है और जब लौटता है तो इसके लिए वो पेन लेकर आया होता है, बहुत खूबसूरत सा। जिंग बताती है कि मैं वापस कुछ दिनों के लिए सिटी जा रही हूँ और एक प्रोग्राम है तो मुझे करना पड़ेगा। और ये आती है ना यहाँ सिटी में तो हम जान पाते हैं इसकी लाइफ के बारे में। इसके पिता जेल में है। ऐसा नहीं उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, बस उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उनके सामने बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टियां होती है जिनकी जो सोचने की जो विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है। अब बस इसी तरह से वो जेल में है और कई महीने बीत चुके हैं। अब उन्होंने तो लेटर लिखना भी बंद कर दिया है। पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। जिंग की मदर भी घर पर अक्सर बीमार रहा करती है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इनकी। पैसे की कमी है घर के अंदर बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर को दिखा नहीं सकते तो टाल मटोल करती है। इसके 2 छोटे छोटे भाई बहन भी होते हैं जो घर में लिफाफा बनाने का काम करते हैं ताकि घर को चलाया जा सके, और इस उम्मीद में है कि जिंग एक दिन नौकरी करके इनकी जिंदगी को संवार देगी। मदर कहती है कि तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ करना है, कोई भी गलत संगत में मत पड़ना और कुछ भी ऐसा वैसा गलत काम मत करना। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और जिंग वापस से गाँव में आ जाती है। रात हो गई है तो सन इसे लेने बस स्टॉप आ गया होता है। और सन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके पिता एक नेता है और ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली से आता है। इसकी मदर की मौत 4 साल पहले हो गई थी और बताता है कि मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है। पर ये सुनकर जिंग का दिल ही टूट जाता है, जैसे मानो पता नहीं क्या ही हो गया, और आज के दिन से ये काफी दुखी दुखी रहने लग जाती है। सन इसके लिए कुछ दिन बाद चीनी लेकर आता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उस टाइम पर चीनी की कीमत बहुत ज्यादा थी। जो अमीर लोग हुआ करते थे वही चीनी बस अफोर्ड कर पाते थे, गरीबों को चीनी नसीब भी नहीं होती थी। जिंग कहती है कि तुमने जितनी भी चीजें मुझे दी है ना आज तक, मैं उन सबके पैसे तुम्हें लौटा दूंगी जब मैं कमाने लगूंगी। सन को ये सुनकर काफी अजीब लगता है कि ये कैसी बातें कर रही है। कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और सभी स्टूडेंट वापस टाउन चले जाते हैं और जिंग की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। स्कूल में आकर टीचर से कहती है कि क्या मुझे आप कहीं पर काम दिलवा सकते हैं, और इसको वो एक मजदूरी का काम दिलवाते हैं जहाँ पर इसको नदी में से पत्थर उठाकर साइड में रखना होता है। आज गाँव के लीडर की बेटी भी इससे मिलने आई होती है क्योंकि गाँव में दोनों की दोस्ती हो गई थी। और दिन बिताने के बाद जाते हुए ये लड़की जिंग को पैसे देती है और कहती है कि ये काम मत करो, तुम बहुत बेकार है। ये पैसे एक्चुअल में सन ने भेजे होते हैं। ये कहती है कि उसकी होने वाली वाइफ गुस्सा हो जाएगी अगर मैंने उसके पैसे ले लिए तो। ये कहती है क्या उसकी वाइफ होने वाली, ऐसी तो कोई नहीं है। और ये सुनकर जिंग को काफी खुशी होती है और वो पैसे फिर भी वापस कर देती है और चली जाती है। स्कूल में आती है, पढ़ाई करती है और मेहनत भी काफी ज्यादा कर रही होती है। हालांकि इसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने के भी पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से इसको हमेशा डांट पड़ती रहती है क्योंकि इसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ दिन बाद गांव के लीडर का बेटा भी आता है और इसके घर के लिए ये चीनी और अखरोट लेकर आया होता है, क्योंकि जिंग की मदर को डॉक्टर ने कहा है ये दोनों चीजें खाने के लिए, और ये चीजें बहुत महंगी आती है तो पैसे ना होने के कारण इन लोग खरीद नहीं पाते। जिंग कुछ फ्री का नहीं लेना चाहती। आज जो उसने मजदूरी करके पैसे कमाए होते हैं वो इस बैग में डाल देती है चुपके से, और जब ये लड़का जाने लगता है तो उसका पीछा करती है और जाकर देखती है तो वहीं नदी किनारे सन भी बैठा होता है, जिसको देखकर ही समझ जाती है कि ये चीजें सन ने भिजवाई थी।
और वो दोनों फिर वापस से नाव में बैठकर अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। ये चिल्लाकर कहती है कि बैग में पैसे ले जाकर अपनी मम्मी को दे देना। अब ये देखकर सुनकर सन पानी में कूदकर इसके पास वापस आता है और इसके अपने गीलों हाथों से वो पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है ना, वो खरीद लेना, तुम इसको ले लो। ये हंसकर ले लेती है और फिर वो यूनिफॉर्म खरीद लेती है। और अब सन भी यहाँ पर आने जाने लग गया होता है, काफी मिलता है इससे। और ऐसे ही कुछ महीने भी बीत जाते हैं। सन के पिता दूसरी पार्टी के मेंबर होते हैं और यहाँ पर कोई और पार्टी होती है, तो इनके बीच काफी ज्यादा दुश्मनी है। तो इस वजह से इन दोनों जगहों के जो लोग हैं वो भी आपस में काफी तालमेल नहीं बैठता है। तो इन दोनों को भी दूर दूर जाकर मिलना पड़ता है और इन्होंने एक लोकेशन भी बनाई होती है अपनी, जहाँ पर ये हमेशा मिलकर बैठकर बातें करते हैं। सन बताता है कि मुझे मेरे फादर शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पर तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई करके नौकरी करो, टीचर बन जाओ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक। जिंग घर पर आती है तो इसकी मदर कहती है कि तुम कहाँ रहती हो आजकल, देखो मुझे चोट लग गई है, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना, अपना फ्यूचर मत खराब कर लेना इन सब के चक्कर में। और इसका घर से निकलना भी काफी कम कर देती है वो। और देखते देखते ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर से इनके स्कूल के कुछ बच्चे गाँव जा रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिंग की फ्रेंड भी है जो आज गांव जा रही है पढ़ाई करने के लिए। जिंग भी टीचर बन जाएगी, पर उसमें कुछ महीने बचे होते हैं अभी। तो कहती है कि क्या मैं कोई और काम कर सकती हूँ, और ये वहीं पर बाहर एक बन रही बिल्डिंग में मिट्टी उठाने का काम करने लग जाती है। उससे ये काम होता तो नहीं है क्योंकि ये काम काफी ज्यादा मेहनत का होता है, पर घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। सन आकर इसकी कई बार हेल्प भी करता है और ये आजकल काफी थका थका सा रहता है, कहीं कहीं सो भी जाता है। और उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि अंदर ही अंदर से कमजोर हो रहा है। एक दिन जिंग को चोट लग जाती है, हॉस्पिटल नहीं जाती है, मना कर रही होती है। सन अपना हाथ काट लेता है और कहता है अब तो चलना ही पड़ेगा। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, पट्टी की जाती है दोनों की, पर सन का ब्लड रुक नहीं रहा होता, बॉडी में से निकले ही जा रहा है। और यहाँ से घर जाते हुए दोनों पकड़े जाते हैं। जिंग की मदद दोनों को लेकर घर पर आती है और कहती है कि तुम ही हो ना जो मेरे घर पर इतना सामान भेजते रहते हो। ये कहता है कि हाँ। बताती है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और हम बहुत ज्यादा गरीब है, तुम मेरी बेटी से कुछ साल दूर रहो, मत मिलो उससे। सन कहता है कि मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो कुछ बन नहीं जाती, और यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जिंग की मदद कहती है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। जिंग कहती है नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं किया अभी तक। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन खबर आती है कि सन हॉस्पिटल में काफी बीमार है। ये भागी भागी वहां पर जाती है तो पता चलता है कि सन को ब्लड कैंसर है, पर ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिंग को मनाता है और कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है, पर जिंग नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मैं 3 दिन यहाँ पर रुकूंगी, मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। दिन तो जैसे तैसे लोग काट लेते हैं, पर रात को रुकने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है। हॉस्पिटल में कहीं जगह न होने के कारण जिंग पूरी रात हॉस्पिटल की गेट पर बैठकर बिता देती है और अगली सुबह दोनों घूमने जाते हैं। यहाँ पर इसको ये एक रेड कलर की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीदता है और कहता है कि कल क्या हम हॉथॉर्न का ट्री देखने जा सकते हैं। इससे आज्ञा ले रहा होता, परमिशन मांगता है बहुत अच्छे तरीके से। ये कहती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा दूर है, हम बाद में चलेंगे किसी और दिन। और जिंग को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सन के पास कुछ नहीं बचा है, कुछ दिनों में वो मर जाएगा। और हॉस्पिटल में एक रूम का इंतजाम तो आज हो गया होता है, पर बिस्तर एक है तो दोनों को एक साथ ही सोना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों एक ही बेड पर लेटे होते हैं, अंधेरा होता है। जिंग डरी हुई है कि कुछ हो ना जाए। सन इसको छूना चाहता है, वो इसको किस करता है और खुशी के मारे सो जाता है। कितना नेचुरल दोनों का प्यार। और अगले दिन अब ना घर जाना होता है। इसको ये लेकर जाता है, यहाँ से बस से बैठाता है, फिर नाव में बैठाकर इसको बाय बाय कर रहा होता है। और वो देखता है ना तो रोने लगता है उसको, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि इससे अब कभी नहीं मिलेगा। और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और जो गांव भेजे गए थे ना बच्चे, वो वापस आ गए होते हैं। ये जिनकी फ्रेंड भी होती है जो रोती रोती इसके पास आती है। ये बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी थी वहां पर और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उस टाइम अबॉर्शन करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जिंग की फ्रेंड इसको ये भी कहती है कि तेरे वाले ने तो कुछ नहीं किया ना तेरे साथ ऐसा या कुछ वैसा, तू सोई तो नहीं थी ना उसके साथ। जिंग डर जाती है क्योंकि ये सोई तो थी। फ्रेंड कहती है कि उसने तुझे पागल बनाया है, तू उसके साथ सो गई और वो तुझे अब इस्तेमाल करके भाग चुका है, वो तुझसे कभी नहीं मिलेगा। तेरे भरोसा ना हो तो तू जाकर देख लियो, वहां पर वो नहीं होगा। जिंग एकदम इनोसेंट होती है, इसको लगता है कि अगर कोई किसी के साथ सो जाता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तो अब ये काफी डर गई होती है और इसको ना इस बात का डर होता है कि अब ये भी प्रेग्नेंट हो जाएगी और इसकी हालत भी इसकी फ्रेंड की तरह हो जाएगी। बस उसी दिन से सोच सोच के बहुत परेशान रहने लगती है। इतना परेशान हो गई होती है कि भागी भागी हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है कि सन यहाँ से 2 दिन पहले ही जा चुका है और उसका कुछ पता भी नहीं है। और यहाँ पर ये खूब रोती है घर आकर और अपनी फ्रेंड की बात मान गई होती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, वो बस लड़कियों के साथ सोना चाहते हैं और बातें करते हैं, प्यार का दिखावा करते हैं ताकि वो उनका
फायदा उठा सके। और दिन बीतने के साथ साथ ये सन से अब थोड़ी थोड़ी नफरत करने लगती है और उसको भूलने की कोशिश करती है, उसके बारे में अब नहीं सोचा करती है, जबकि पहले ही वो पूरा दिन उसको सोच कर ही निकाल दिया करती थी। फ्रेंड के साथ अबॉर्शन करवानी भी चाहती है ये, उसकी हालत देख कर ये डर जाती है और कहती है कि अब मेरी बारी है, मेरे साथ भी अब यही सब होगा कुछ दिन बाद। इसका डरा हुआ चेहरा देखकर फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ, क्या किया था उसने, मुझे सब सब बता तू। जिंग उसके कान में कुछ बताती है और फ्रेंड कहती है ऐसे बच्चे नहीं होते, उसने तो तुझे कुछ किया ही नहीं है, किस करने से बच्चे थोड़ी होते। और जिंग अब और टेंशन में आ गई होती है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसको खामखा गलत समझ लिया था। तो अपनी मोम से पूछकर उसी के गांव में लीडर के घर पर वापस जाती है। वहीं रास्ते में वो हॉर्टन के ट्री को भी देखती है जो कि अभी लहरा रहा होता है। लीडर की फैमिली भी उसे नहीं जानती है कि वो कहाँ चला गया है। बहुत दिन हो चुके हैं, लास्ट खबर जब मिली थी जब पता चला था कि उसकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और दिन बीतने के साथ साथ जिंग और दुखी रहने लग गई है। जहाँ ये लोग बैठकर मिला करते थे वहां पर जाकर ये 2-2 3-3 पूरा दिन बिता दिया करती है और अब टीचर भी बन गई होती है। एक दिन इसे मिलिट्री की गाड़ी लेने आती है, इसे मिलिट्री के हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर संग के पिता कहते हैं कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर संग लेटा होता है, उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई होती है और जगह जगह पर बॉडी में ब्लैक ब्लैक से निशान बने होते हैं। नर्स कहती है कि ये मरने वाला है, उसका नाम लो, वो सुनेगा तुम्हें। पर जिंग ने आज तक कभी भी इसका नाम नहीं लिया होता है और वो आज भी नहीं लेगी। आज ये लाल कलर की ड्रेस पहन कर आई होती है, बताती है कि देखो ये वही है जो तुमने मुझे दिया था। और ये सुन के संग रोने लगता है और वहीं पर ऊपर दीवार पर देखती है तो इन दोनों की फोटो लगी होती है और धीरे धीरे संग रोते हुए मर जाता है और इसकी बॉडी को उसी ट्री के नीचे दफना दिया जाता है। और गांव के पास कुछ दिन बाद एक डैम बना दिया जाता है और पूरा गांव और वो ट्री दोनों ही डैम में पानी भरने से डूब जाया करते हैं। जिंग भी अब विदेश में चली जाती है अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए। साल में एक बार वो उस ट्री के पास जरूर आया करती है। उसका मानना है कि सन यहीं पर है और वो इसको देखता है और सुनता है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और काफी ज्यादा प्यारी मूवी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।